स्टार्ट करें जी अगला टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। हाँ समझिए क्या चीज है, क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास रजिस्टर्स रखे हुए हैं, अब ये कब यूज हुए, कब खर्च हुए, कभी किसी स्टूडेंट को दिए, कितने बचे, इसको मैं डेली रिकॉर्ड करूं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर पूरा एक्सपेंस भी निकालना। उसका तरीका क्या होता है कि सर साल की शुरुआत में कितना स्टॉक था रजिस्टर का, ये आपको पता होगा। पूरे साल परचेज कितने करे रजिस्टर, इसके बाद बिल रखे होंगे, और कितना स्टॉक एट द एंड बचा हुआ। सपोज 10,000 का रजिस्टर पहले से रखे हुए थे और 50,000 रुपए के बनवाए, टोटल रजिस्टर्स हो गए मेरे पास 60,000। साल के एंड में 5,000 बचे हुए हैं, इसका मतलब 55,000 रुपए के रजिस्टर खर्च हो गए। हॉस्पिटल में मेडिसिन है, डेली पेशेंट को दिए जा रहे हैं, डेली उसको हम हिसाब में रखें, इतना स्टॉक था, इतना रह गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्लब है, इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल रखा होता है, बच्चे आए बॉल मांगने के लिए, कुछ लेकर चले गए, वापस देने नहीं आए, या फिर टूट गई उनसे, या कुछ खो गई, बैडमिंटन टूट गया, तो इस तरीके से चीजें कम होती रहती है, खर्च होती रहती है। डेली बेस पर रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं, तो इस तरीके से साल के एंड में रिकॉर्डिंग की जाती है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो निकल के आता है कंज्यूम है, खर्च है। तो आगे बात अच्छा। अब क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन में ना इस वाले अमाउंट को मिसिंग कर देता, परचेसेस नहीं देते, उसकी जगह क्या करते हैं, क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। सिंगल एंट्री चैप्टर कराया सभी ने 11th क्लास में, थोड़ा क्रेडिटर अकाउंट बनाने में हेल्प करेंगे। ओपनिंग बैलेंस किधर आता है, क्योंकि सर क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है। क्लोजिंग बैलेंस किधर आता है, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस शीट। जब परचेज करते हैं हम तो एंट्री क्या होती है, परचेज इज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट अकाउंट, वी आर रिसीविंग क्रेडिट परचेज। जब क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। पूरी 12th क्लास में आपके पास बैंक और कैश की चॉइस है। पार्टनरशिप और एनपीओ की बात कर रहा हूं, क्योंकि पार्टनरशिप और एनपीओ मीडियम लेवल पे हो सकती है, बड़े लेवल पर हो सकती है, छोटे लेवल पर हो सकती है, तो कैश और बैंक दोनों चलता है। कंपनी में अकाउंटिंग करोगे तो सिर्फ बैंक लिखना, तो पार्टनरशिप में अकाउंटिंग थी 11th में, सिर्फ कैश लिखा था। तो देखिए हमें परचेज चाहिए, वो मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, ये अकाउंट बनाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, तो उससे हम ये वाली इंफॉर्मेशन एज अ बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का। लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अंडरलाइन करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वहां लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है ये। एनपीओ में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नाम रखा गया है पीएनएल अकाउंट का, सिर्फ नामकरण हुआ है जी, कंटेंट अंदर का वही है। क्रेडिट साइड में इनकम आती है, डेबिट साइड में एक्सपेंस आते हैं। देखिए ध्यान से, सर हमने फाइनल अकाउंट के रिगार्डिंग ये 3 चीज सीखी थी 11th में, करेक्ट। जब 12th में पार्टनरशिप में आए तो एक चौथी चीज भी सीख ली, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं एनपीओ में आ गया। एनपीओ में सर बैलेंस शीट में एज इट इज बनेगी, कोई चेंज नहीं है, ठीक। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट का बंटवारा। अब एनजीओ है, इसमें प्रॉफिट थोड़ी बांटेंगे आपस में हम, क्योंकि जितना पैसा है वो एनजीओ में ही इस्तेमाल करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का तो क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए ये वाला अकाउंट नहीं बनेगा।
ट्रेडिंग होता है बाय एंड सेल। सर हम कोई गुड्स बना नहीं रहे, हम कोई गुड्स खरीद नहीं रहे बेचने के लिए, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनेगा। बात आ गई पीएनएल अकाउंट। सर पीएनएल अकाउंट बनेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बात कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन अकाउंट बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस नाम सूट नहीं कर रहा था हमारे प्रोफेशन को, हमारे काम को, इसलिए सिर्फ नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये नाम रखा। सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट अंदर का वही है। क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स और रेवेन्यूज, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो ये जो कोई भी चीज रजिस्टर हो, स्पोर्ट्स मटेरियल हो, मेडिसिन हो, जो भी कंज्यूम्ड आई है, खर्च आया, ये किस साइड आ गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में? डेबिट साइड। खर्चे डेबिट साइड में आते हैं, ठीक बात है। तो ध्यान सुनो, परचेजेस नहीं आएगी डेबिट साइड में, समझ पा रहे हो आप? वी आर नॉट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। जितनी स्टेशनरी या स्पोर्ट्स मटेरियल या मेडिसिन खरीदी वो नहीं है कि वो खर्च नहीं है हमारा, हमने क्या करा उस परचेज की हेल्प से कंज्यूम्ड निकाला, वो आएगा। मतलब इस सब में सिर्फ एक ही आइटम आनी है इनकम एक्सपेंडिचर में। समझ में आ गई बात? पढ़ते हैं आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ 1920 स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब ये स्पोर्ट्स मटेरियल है क्वेश्चन के अंदर, नोटिंग आराम से करेंगे, पहले समझ लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया होगा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है सर 2600, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4600, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये समझ पा रहे हैं कि ओपनिंग कौन सा क्लोजिंग कौन सा है? सर डेट से पता लग रहा है, 1 अप्रैल 19 को ओपनिंग है, 31 मार्च 20 को क्लोजिंग है। क्लोजिंग दिया हुआ है 2660। आगे लिखते हैं अमाउंट पेड। सर अमाउंट पेड लिखा है, ऐसा तो नहीं लिखा कि क्रेडिटर कोई पे करा। अब ऐसा क्यों मान रहे हो कि क्रेडिटर कोई पे करा? तो देखिए अमाउंट पेड लिखा हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। अब ये दो बातें हो सकती हैं, या तो सर हमने पैसे दिए और स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, मतलब कैश परचेसेस, उसकी पेमेंट हो सकती है। दूसरा क्रेडिटर को पैसे दिए, दो ही बातें हो सकती हैं, कोई तीसरी बात नहीं हो सकती। दूसरा ऐसे केस में क्या प्रिज्यूम करना चाहिए? सर पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर क्रेडिटर वर्ड लिखा ही नहीं, दैट मींस हम एंड टू एंड पेमेंट करके खरीदते हैं, ठीक बात है। उस केस में हम कैश परचेज मानेंगे। सर क्वेश्चन में क्रेडिटर दे रखे हैं, इसका मतलब उधार में खरीदते हैं, इसका मतलब थोड़े पैसे दे दिए होंगे, इसलिए इसको पेमेंट टू क्रेडिटर प्रिज्यूम करेंगे इंस्टेड ऑफ कैश परचेज। आई रिपीट, अगर लिखा हुआ है कि अमाउंट पे करा है हमने स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए, ये नहीं लिखा क्रेडिटर को या कैश परचेज है। क्वेश्चन में अगर क्रेडिटर हैं तो पेमेंट टू क्रेडिटर प्रिज्यूम करेंगे, अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर नहीं है तो कैश परचेज प्रिज्यूम करेंगे। लॉजिक क्लियर हो गया है? अब देखिए ये तीन आइटम अवेलेबल है हमारे पास, ये निकल जाएगा, इसको यहाँ लिखेंगे तो कंज्यूमर निकल जाएगा। अब चालू हो जाएगी, नोट कर लीजिए। हाँ सर, इस स्पोर्ट्स मटेरियल वाला अकाउंट कैसे भी बना सकते थे ना? हाँ सर एक बार बता दो। अच्छा नोट करो। कितनी आई ये परचेजेस? 6000। एग्जैक्ट 6000 आ रही है। 6040। तो 4040 यहाँ पर आ रहा है। सुनिए ध्यान से, इसमें कोई डाउट है किसी को? सेम क्वेश्चन दोबारा कर रहे हैं कि सेकंड प्रेजेंटेशन के साथ समझेंगे ध्यान से। ये 6040 ऐड हुआ है यहाँ पर, ध्यान देखना 6040 आया कैसे? दिस प्लस दिस माइनस दिस, ऐसे क्या है? हमने इन दोनों को ऐड करके टोटल में लिखा और उसमें से ये वाला अमाउंट माइनस किया, ठीक। अब इसको आप चाहे तो घर से रट करके जा सकते हैं। क्या कि सर परचेज नहीं लिख रहा मैं क्या लिख रहा हूं? एड क्लोजिंग क्रेडिटर, इसमें प्लस करना है, प्लस पेमेंट टू क्रेडिटर, ये माइनस करना है,
माइनस ओपनिंग क्रेडिट। कोई सीधी बात है, कोई ऐसा तो होगा नहीं सर दूसरे क्वेश्चन के अंदर ये आइटम बदल जाएंगी, कोई आइटम यहाँ की जगह यहाँ जाएगी, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ओपनिंग बैलेंस इधर ही रहेगा, सीडी इधर ही रहेगा, पर पेमेंट इधर ही रहेगी, परचेज इधर ही रहेगी, हर चीज एज इट इज ही रहेगी। तो सर अकाउंट बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है कि मैं स्टेटमेंट भी बना रहा हूँ, मैं अकाउंट भी बना रहा हूँ। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई तो हम घर से याद करके जा सकते हैं। ये फॉर्मेट भी 100% अलाउड है। सेम आंसर आना इस बार परचेज क्यों कैलकुलेट करें, तो मुझे पता है कि इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करके परचेज निकलती है। तो परचेज की बजाय मैं सीधा क्लोजिंग बैलेंस प्लस पेमेंट टू क्रेडिटर माइनस ओपनिंग बैलेंस टू क्रेडिटर, ये तीन चीज मैं लिख दूंगा परचेज की जगह। ओपनिंग स्टॉक ऐसे भी रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऐसे रहेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों ही प्रेजेंटेशन 100% सही है। एग्जाम में भी टेस्ट में भी फुल मार्क्स मिलेंगे दोनों प्रेजेंटेशन से। बुक में भी दोनों प्रेजेंटेशन दे रखी है, ठीक है। तो जब हम घर पे प्रैक्टिस करें, देखो ज्यादा समझ में इससे आता अकाउंट बना करके, ठीक है ना। ये तो याद करने वाला तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ये बेटर है ये बेटर है, ये आपकी प्रेफरेंस है। घर पे एडवाइस ये है कि 2 क्वेश्चन पुराने वाले फॉर्मेट से करें, अकाउंट बनाकर स्टेटमेंट बनाकर 2 क्वेश्चन करें सिंगल स्टेटमेंट से, जो याद करके होगा। फिर आपको जो इजी लगे थर्ड क्वेश्चन से उससे चालू करें। समझ आ गया जी प्रेजेंटेशन ये वाली। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ गया। From the following information of a NPO, show the sports material items in the income and expenditure account for the year this and balance sheet. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की रिक्वायरमेंट में फर्क देखो। जहां पर लिखा हो कैलकुलेट, क्वेश्चन 1 में कैलकुलेट लिखा था, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मांगी जा रही है, बेसिकली वर्किंग नोट मांगा जा रहा है बस। हमने वर्किंग नोट बनाया था, कोई अकाउंट नहीं बनाना, कोई फॉर्मेट नहीं बनाना, ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया था। लेकिन क्वेश्चन 2 में वर्ड लिखा हुआ है जी शो। हमें शो करना है स्पोर्ट्स मटेरियल इनकम एक्सपेंडिचर में किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, बैलेंस शीट में किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो यहां हमें अकाउंट्स का एक्सट्रैक्ट बनाना। समझ आ रही है बात। तो पहली बात तो इस चीज को बहुत ध्यान, इन जनरल अकाउंट्स में जो लापरवाही रहती है कि बच्चा सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर को देखता कि अच्छा है तो स्पोर्ट्स मटेरियल वाला अकाउंट आ गया, क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करा, आंसर निकाल दिया, काम खत्म। लेकिन ध्यान नहीं दिया कि अकाउंट भी मांगा। आगे पेमेंट अमाउंट लिखा हुआ है जी, स्टॉक दिया हुआ है, मटेरियल का क्रेडिटर दे रखे हैं और वगैरह वगैरह। चलिए तो क्या करने वाले हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये हम सेम स्टेटमेंट बनाएंगे लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर बनाएंगे। नोटिंग के लिए टाइम दिया जाएगा, अभी सिर्फ समझे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप लोग मेरी हेल्प करेंगे कि सॉल्व करवाने में। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, क्योंकि कंप्लीट नहीं बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हम एक्सट्रैक्ट ये टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। टॉप कॉर्नर्स को डेबिट क्रेडिट इस तरीके से पी&एल में लिखते हैं। बस पर्टिकुलर्स की जगह हम मेंशन कर देते हैं एग्जैक्ट इसके अंदर हम क्या लिखने वाले हैं। एक के अंदर एक्सपेंडिचर लिखने वाले हैं, डेबिट में क्रेडिट में इनकम लिखने वाले हैं। ऐसी चॉइस नहीं होती हमारे पास कि सर यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर लिख दूं तो एक्सपेंस आ जाएंगे, ऐसा नहीं। डेबिट में ही एक्सपेंसेस लिखना। टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, फॉर्मूला क्या था बताइए, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस एड पेमेंट टू क्रेडिटर्स। नहीं परचेज लिखे तो वो नहीं आएगा ना फिर, माइनस क्लोजिंग। अगर मैं परचेज लिख रहा हूं तो थोड़ा ना पेमेंट टू क्रेडिटर आएगा, वो तो मैं परचेज की जगह लिखता हूं। 3 चीज है कि नहीं। ये खत्म हो गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये कैलकुलेशन कर लेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन में सर बैलेंस शीट भी मांगी। बैलेंस शीट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31 मार्च 2020। डेबिट क्या लिखना है कि नहीं? नहीं, क्योंकि अकाउंट नहीं होता सर, ये स्टेटमेंट होती है। आपको क्या लगता है क्या क्या अंदर क्या क्या आएगा इसके अंदर?
क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, कौन सी इसमें एसेट है, कौन सी इसमें लायबिलिटी है जो आनी चाहिए? क्रेडिटर सर, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, वो बिल्कुल आएगा। और क्या लगता है? सर एडवांस तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमने एडवांस दे रखा है सप्लायर को, तो सप्लायर को एडवांस देना एसेट होती है कि लायबिलिटी? एसेट होती है। किसी को पैसा एडवांस हम दे दें तो हमारे पास राइट आ जाता, ये एसेट हो जाती है, एडवांस टू सप्लायर। और क्या लगता है, और क्या आएगा? स्टॉक आएगा। स्टॉक आएगा सर, स्टॉक एसेट होती है। अब हम ना सिर्फ स्टॉक कभी नहीं लिखते इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि स्टॉक सिर्फ स्टॉक वर्ड गुड्स रिप्रेजेंट करता है, एनपीओ में गुड्स होते ही नहीं है। तो जब भी स्टॉक लिखेंगे हम तो पूरा नाम लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। और यहाँ पर भी क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल पूरा नाम आएगा। पिछले क्वेश्चन में भी सिर्फ क्रेडिटर वर्ड करने लिखेंगे इस चैप्टर में हम, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल या क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी या क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, जो भी क्वेश्चन के अंदर आइटम, ये 3 आइटम आने की टोटल। एडवांस नहीं होता तो वो भी नहीं आता, टोटल करना नहीं है क्योंकि एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, अच्छा आगे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइटम स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 2200 रुपए ओपनिंग स्टॉक है, किधर आएगा? अभी तो एसेट में आएगा कि लायबिलिटी में आएगा? सर एसेट में कहीं नहीं आएगा, ये तो ओपनिंग स्टॉक है दोस्त। बैलेंस शीट तो 31 मार्च 2020 की बन रही है, तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक आना, बड़ा अलर्ट रहना छोटी छोटी चीजों पे। क्लोजिंग स्टॉक 5800 बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं? आएगा, एसेट साइड में इस बार आएगा, ठीक है, इस बार आएगा। आगे क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 7800 रुपए ओपनिंग बैलेंस, एसेट की लायबिलिटी कहीं नहीं आएगा। यहाँ नहीं आएगा, अकाउंट में लिख दूं ओपनिंग बैलेंस 7800, क्लोजिंग बैलेंस 9200, इस अकाउंट से हम परचेज निकालेंगे। एडवांस टू सप्लाई, अच्छा 9200 रुपए लिखना है कहीं और? लायबिलिटी लिखेंगे, है ना, लायबिलिटी है वो क्लोजिंग क्रेडिटर। आगे एडवांस टू सप्लायर, सर क्रेडिटर इन जनरल हमारी लायबिलिटी होती है, बट वो एसेट भी हो सकता है जब हमने एडवांस दे रखा हो, उस केस में बीडी डेबिट में आ जाएगा, है ना। तो इस बार से दो बीडी एडवांस, दो सीडी भी होंगे। फिर समझ लीजिए अच्छे से, सर हम क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिटर इन जनरल लायबिलिटी होता है, तो बैलेंस बीडी क्रेडिट में, बैलेंस सीडी डेबिट में। लेकिन अगर हमने एडवांस दे दिया क्रेडिटर को तो वो हमारी एसेट बन जाता है, और एसेट का बीडी डेबिट में और सीडी क्रेडिट में। सर ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही टाइम पर एडवांस भी और आउटस्टैंडिंग भी, मतलब हमने पैसे नहीं भी दिए और पैसे एडवांस भी दे दिए, ये कैसे पॉसिबल है? सर हम एक साथ टाइम डिफरेंस, ये सेम टाइम है दोस्त, ओपनिंग बैलेंस 31 मार्च का, 1 अप्रैल का, अलग अलग क्रेडिटर, सेम, हाँ बिल्कुल सही आंसर है जी, अलग अलग क्रेडिटर। सर हमने क्या है कि हमारे क्रेडिटर बहुत सारे हैं, किसी से बॉल परचेज करते हैं, किसी से बैट परचेज करते हैं, किसी से इक्विपमेंट परचेज करते हैं। अब कोई हमारे साथ रिलेशन हमारे अच्छे हैं तो वो हमें सामान दे देता है और पैसे आराम से बाद में ले लेता है, उधार दे देता है। कुछ पर्सन ऐसा होता है जिसको हम ऑर्डर दे करके बनवाते हैं कि हमारे मुझे इस तरह की इक्विपमेंट चाहिए, आप बनाओ, वो कहता है एडवांस दो फिर बनाएंगे। वही जैसे मैं नोटबुक प्रिंट कराता हूँ तो इसमें क्या होता है, एडवांस देना पड़ता है, क्योंकि एडवोकेट नाम की नोटबुक उसके लिए बेकार है, उसने प्रिंट कर ली और मैंने बाद में नहीं लिखी, मुझे नहीं चाहिए, उसके लिए वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एडवांस देना पड़ता है, तो मेरा एडवांस टू सप्लायर नाम से अकाउंट रहेगा, एसेट रहेगी मेरे लिए। ठीक है, तो एडवांस का जो ओपनिंग बैलेंस है 15,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 25,000। बैलेंस शीट में कौन सा लिखूं? 25,000 जो डेट के हिसाब से जो क्लोजिंग बनेगा, ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई थी। आगे लिखा है पेमेंट टू सप्लायर, यहाँ पे लिखो टू कैश या टू बैंक, 1,20,000। कोई कैश परचेज नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख लो प्रिजम्पशन, लिखा हुआ लास्ट में देयर वर नो कैश परचेजेस मेड, तो फिर इसको नोट लगा के प्रिजम्पशन, ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो भी प्रिज्यूम करता। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से परचेज निकल जाएगी, उस परचेज को यहाँ लिख देंगे, जो ऑर्डर कॉलम में आएगा वो फाइनल आंसर होगा, अब नोट कर सकते हैं।
परचेजेस बताएं 1,11,400 सभी क्या आएगी लिखा है आउटर कॉलम 1,07,800 डन जी। अच्छा सर मान लीजिए हमें अकाउंट बनाकर नहीं करना है, हम तो बिना अकाउंट बनाए यहाँ पर एड लेस करके करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे बताइए। देखिए परचेज कैसे आई, ये वाला अमाउंट कैसे आया, इन 3 आइटम को ऐड करके और इन 2 आइटम को माइनस करके, ठीक है। तो आप परचेज की जगह ये 5 आइटम लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर प्लस पेमेंट टू क्रेडिटर प्लस ओपनिंग एडवांस टू सप्लायर माइनस क्लोजिंग एडवांस माइनस ओपनिंग क्रेडिटर, ये 5 आइटम लिखोगे परचेजेस की बजाय, तो आपको ये अकाउंट बनाने से बच जाओ। ठीक है जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन, बढ़ सकते हैं आगे। तो ये ध्यान रखा, क्वेश्चन नंबर 2 में सर हमने क्या क्या सीखा, एक तो सर एडवांस वाला पॉइंट सीखा, दूसरा हमने शो और कैलकुलेट में ध्यान से फर्क पढ़ना सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जी हम। अच्छा ध्यान से बोर्ड पे देखिए सर, हमें कंज्यूम्ड निकालना है और ओपनिंग स्टॉक पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, बाई चांस परचेजेस भी पता है, तो क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट तो क्वेश्चन के अंदर सर मांगा ही नहीं होता, हमें सिर्फ मजबूरन बनाना पड़ता है क्योंकि परचेजेस मिसिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर दिस। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 21,000, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 18,000। आगे क्रेडिटर दे रखे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग आगे नीचे लिखा हुआ है स्टेशनरी परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 75। देख पा रहे हैं सर, परचेज लिखा हुआ है, तो हमें क्या जरूरत है क्रेडिटर अकाउंट बनाने की, समझ पा रहे हैं। अब ऐसे में जनरली बच्चा फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेता है कि अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वाला क्वेश्चन है, ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है। बच्चा तुरंत इसको 75,000 रुपए को तो बैंक में पेमेंट सोच करके लिख देगा जल्दबाजी में, ठीक है। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि ये पेमेंट नहीं परचेजेस दे रखी है, परचेजेस ही चाहिए होती है हमें, बात खत्म हो गई, हमें क्रेडिट अकाउंट बनाना है, ठीक है। अच्छा सर क्वेश्चन में फॉर्मेट क्या मांगा है, क्वेश्चन की सर पहली लाइन में लिखा हुआ है कैलकुलेट, तो सर कैलकुलेट वर्ड लिखा हुआ है, ना तो हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाना बैलेंस शीट बनाना, इस लाइन के हिसाब से। लास्ट लाइन में पढ़ें ऑल्सो प्रेजेंट द रेलिवेंट आइटम्स इन द बैलेंस शीट, तो सर क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर तो नहीं मांगा लेकिन बैलेंस शीट मांगी है। क्वेश्चन में एडवांस टू सप्लायर तो नहीं है, एडवांस टू सप्लायर तो नहीं लिखेंगे, क्रेडिटर लिखने हैं कि नहीं लिखने बैलेंस शीट लिखने हैं। क्रेडिटर अमाउंट बताओ कितना लिखना है, क्लोजिंग वाला लिखेंगे सर, स्टॉक बताएंगे कितना लिखना है 18,000 क्लोजिंग वाला लिखेंगे, और स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं है बस स्टेशनरी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो कैलकुलेशन मांगी है सुनो ध्यान से सर, ये कैलकुलेशन मांगी है कंज्यूमर की, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा। अब ये आपकी इच्छा है कि आप अकाउंट बना करके करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसकी कि मैंने अकाउंट बना दिया एक्स्ट्रा, या फिर आप बिना अकाउंट बनाए आप सिंपल एक स्टेटमेंट में लिख सकते हो उसको, क्योंकि ये वाला अकाउंट नहीं मांगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब नोट कर सकते हैं जी, इलस्ट्रेशन 16 से 22 और 24 इस टॉपिक पर बेस्ड है। एक्सरसाइज में 25 से 34 और 36 से 39 ये भी इसी टॉपिक पे बेस्ड है। सर हाँ जी सर ये वाले क्वेश्चन अगर कैश वाली वो होती तो परचेज होती तो सिंपल प्रोसेस, यहाँ पर टोटल परचेज आती है, कैश परचेज भी था क्रेडिट परचेज भी था। कितना अमाउंट आया यहाँ पर 78,000
नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सर फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड समझिए क्या है कि सर हम एक एनजीओ चला रहे हैं, हमें किसी से डोनेशन मिली है किसी पर्टिकुलर काम के लिए। मंदिर वगैरह में भी आपने देखा हो तो मंदिर में जो दान पेटियां लगी होती हैं, तो कहीं पर दान पेटियों में ना मेंशन होता है कि ये पर्टिकुलर दान पेटी किस चीज के लिए। फॉर एग्जांपल एक इस जगह पर एक मंदिर बन रहा है उसके लिए है, या फिर कोई फंक्शन होने वाला है मंदिर में उस काम के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस मेंशन होता है, तो वो पैसा उसी काम के लिए इस्तेमाल होगा और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। कई बार एनजीओ भी जो कलेक्शन करती है या जो उसके वॉलंटियर्स होते हैं जो डोनेशन लेने के लिए उधर जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से जाते हैं कि हम इस वाले पर्टिकुलर पर्पस के डोनेशन ले रहे हैं, तो पैसा भी इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें फंड मिलता है तो वो हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि पैसा किसी से लिया हुआ है और किसी पर्टिकुलर काम के लिए लिया हुआ तक क्या नहीं होगा, वो लाइबिलिटी ही रहेगा जब तक वो काम नहीं कर लेते। फंड बेस्ड अकाउंटिंग इसे कहते हैं जी। हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर दिस विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब। नोटिंग कुछ भी नहीं करनी है जी आपको, अभी सिर्फ अच्छे से समझना है, मेरी हेल्प करनी है सॉल्व करने में। Liabilities amount, assets amount। सर ये कैसे पता लगा कि बैलेंस शीट बनानी है? क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा। क्या लिखा पहले में? हाउ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी प्रेजेंटेड। इसका मतलब सर हमने अब तक दो तरीके की लैंग्वेज सीख ली जिसमें अकाउंट बनाना पड़ता है। पिछले क्वेश्चन में लैंग्वेज सीखी थी शो द रेलिवेंट अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जब शो वर्ड लिखा हो तो अकाउंट बनाना। इस वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज सीख ली हाउ इट विल बी प्रेजेंटेड, प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो अकाउंट बना करके प्रेजेंट करके दिखाना। समझ पा रहे हैं जी? ये दो लैंग्वेज सीखी हमने अकाउंट बनाने की। वर्किंग नोट वाले की लैंग्वेज क्या थी? कैलकुलेट। फिर रहेगी बात? अच्छा जी। तो फिर बैलेंस शीट ही क्यों बनानी है, इनकम एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बनाना? क्योंकि फंड हमारे लिए लायबिलिटी होती है, किसी काम के लिए पैसा मिला है। टूर्नामेंट फंड 1,50,000 ये हमारी लायबिलिटी। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, पर हमने अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करा तो वो हमारी एसेट बन जाती है। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, सर जिस काम के लिए वो पैसा है उसी काम के लिए वो इस्तेमाल होगा। कोई इनकम हो तो वो भी लायबिलिटी बन गई। फॉर एग्जांपल आपका पैसा मेरे पास रखा हुआ है, आपने कहा मैं कुछ दिनों बाद ले लूंगा, तो वो मेरी लायबिलिटी है। उस पैसे से अगर मुझे कुछ अर्निंग हो जाती है कुछ इंटरेस्ट की, तो वो भी मेरी लायबिलिटी, मुझे वो भी वापस करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस, सर जहां इनकम प्लस होती है वहीं से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। जितना हम काम करते जा रहे हैं हमारी लायबिलिटी कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने डोनेशन दी 1,00,000 रुपए कि आपको बच्चों को फ्री एक साल फ्री पढ़ाना, इसके लिए मैं आपको 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, वो 1,00,000 मैं अपने कैश में तो लिखूंगा ही और लायबिलिटी में भी लिखूंगा, क्योंकि मुझे किसी पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल करना है, मैं खुद यूज नहीं कर सकता उसको। समझ पा रहे हैं जी? सपोज पहले महीने मैंने 5,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, नोट्स बांट दिए, 5,000 का खर्च हो गया, तो मेरा कैश कम हुआ एसेट से और लायबिलिटी भी तो कम हो जाएगी 5 से। अब 95 की लायबिलिटी रहेगी, तो एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी कम होती रहेगी। आगे लिखा है सर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। तो सर जो इनकम है वो 18 + 6, समझ पा रहे हो जी? आप यहीं पर 18 + 6 भी कर सकते थे या अलग से भी दिखा सकते थे। एक्रूड इनकम मतलब हमारी टोटल इनकम जो है वो 24,000 है। 18 तो मिल गई और 6 मिलने वाली, एक्रूड के हिसाब से 24,000 की इनकम। ठीक है सर। एक्रूड इंटरेस्ट ये तो हमारी एसेट भी होता है, अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं हुआ। ठीक है सर टूर्नामेंट फंड में क्यों आया एक्रूड?
क्योंकि हम तो जब देखो। पैसा आता है तभी लिखते हैं। हाँ, हर ट्रांजैक्शन का, और ऐसा नहीं कि पैसा आता है तब लिखते हैं, हम तो एक्रूअल बेस फॉलो करते हैं, हम कैश बेस पे कब से आने लगते हैं, या क्रेडिट सेल को इनकम नहीं मानते हम? सर अगर हमें दान आ रहा है ना, नहीं, तो ये हमें- दान का पैसा नहीं है, इंटरेस्ट है ये। मतलब हमने, देखो क्या हुआ, यहाँ सुनो, फॉर एग्जांपल देता हूँ, कितने लाख का डोनेशन दी मेरे को, या कोई 1 साल फ्री पढ़ाना, अब 1 लाख रुपए घर में मैं थोड़ी रखूंगा कैश, मैं सोचा उसको बैंक में रख देता हूँ फिलहाल, जब चाहिए होगा निकाल लूंगा। अब बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को, तो सिक्योर्ड पता है आना ही आना है, ठीक है। आगे लिखा है सर आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो सर एक्सपेंसेस जो है ना वो पेड 12 हैं और अनपेड 3 हैं, मतलब टोटल एक्सपेंस 9,000 के हैं, सॉरी 15,000 के। दोबारा सुन लीजिए, हमारी इनकम 18 प्लस 6 24 है, हमारे एक्सपेंस 12 प्लस 3 15। अब ये पे 12 प्लस 3 करो या अलग से दिखाओ या भी अच्छा, समझ आ गई बात। और सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो लायबिलिटी में भी आता, ये समझ पा रहे 2 बार क्यों आया, क्योंकि सर हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं ना। कोई मान मैंने सैलरी पे नहीं करी किसी को, तो सैलरी नाम का खर्चा हुआ ये भी रिकॉर्ड करूंगा, और सैलरी नहीं दी लायबिलिटी बन गई ये भी रिकॉर्ड करूंगा, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे ना। तो जैसे जैसे मैं खर्चा करता जा रहा हूँ मेरी लायबिलिटी कम होती जा रही है, किसी को पैसे देने बाकी हैं, ये लायबिलिटी भी दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है जी। अब नोटिंग कर सकते हैं, टोटल नहीं करना होता, एक्सट्रैक्ट है। $1,59,000। नोट कर लिया जी सर, मैं जब कर सकता हूँ। कोई फॉर्मेट नहीं बनाएंगे अगर क्वेश्चन के लिए, पहले मैं कराऊंगा उसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना, लिखा हुआ है शो वर्ड तो बनाना है। अच्छा जी, मैच एक्सपेंसेस दे रखे हैं, मैच फंड दे रखा है, मैच फंड लायबिलिटी में लिखते हैं, मैच फंड से 17,000। अभी आपको नहीं लिखना कुछ, ठीक है। डोनेशन मिली है और पैसा मिला है मैच फंड के लिए, लायबिलिटी बढ़ गई, एड डोनेशन। देखो एनजीओ वगैरह में मैच वगैरह रखवाए जाते हैं, उसमें क्या होता है कि सोसाइटी एक मैच रखा जाएगा, उससे ऑडियंस वगैरह आएंगी, उनसे पैसे कलेक्ट करेंगे टिकट वगैरह के, जो लोग प्लेयर्स होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट खेल रहे होंगे क्योंकि वो एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इनकम वगैरह होगी उससे अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, उस काम को पर्टिकुलर किसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से एनजीओ में मैच रखा जाता है। तो पहले से हमारे पास 17,000 रुपये आ चुके हैं, 9,000 रुपये की और डोनेशन आ गई, उसके अलावा टिकट बेचकर पैसा आया है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स, ये भी उसी काम के लिए पैसा इस्तेमाल करना है। टोटल पैसा कितना हो गया हमारे पास, टोटल पैसा हो गया 29,000। खर्च कितने हो गए मैच, खर्च ज्यादा हो गया सर। ये जरूरी थोड़ी ना है कि हम जो काम करवा रहे हैं उसके लिए पैसा हमें पर्याप्त मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल एक पेटी रखी हुई है कि हम एक पर्टिकुलर जगह पे मंदिर बनवा रहे हैं, उसके लिए दान पेटी, और मंदिर बनना है सपोज 20 लाख में, डोनेशन मेरी सपोज 15 लाख, तो 5 लाख जो मेंबर्स होंगे वो अपनी पॉकेट से लगाएंगे, ठीक बात है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि फंड से ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाएं। तो सर फंड तो पूरा खत्म हो गया, फंड तो पूरा खत्म हो गया, 1,000 रुपए के एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गए। अब बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस कहाँ दें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कैसे ही बनाएंगे फॉर्मेट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का, टू मैच एक्सपेंसेस 1000, ठीक है। फॉर्मेट पूरा वही बनेगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट और नेक्स्ट लाइन में फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है जी।
तो हमने इतने ही एक्सपेंस यहाँ से राइट ऑफ करे जितने हम राइट ऑफ कर सकते थे, तो एक्सेस एक्सपेंस है वो इनकम एक्सपेंडिचर हो गया। इलस्ट्रेशन 5 से 10 है बुक में, और एक्सरसाइज में 7 से 15 और उसके बाद सीधा 35। ये होमवर्क है जी आपका, 2 टॉपिक कवर अप कर लिए हमने।